तेलंगाना मूवमेंट पर क्विज के हमारे इस तीसरे वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 1948 से लेकर 1952 तक हैदराबाद में क्या क्या मेजर वाक़यात पेश आए उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपने नॉलेज को टेस्ट करिए। तो क्विज स्टार्ट करने से पहले जो इवेंट्स हुए ऑर्डर में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 13 सितंबर के दिन इंडियन फोर्सेस हैदराबाद स्टेट में एंटर हुए थे और जो सबसे पहली जो लड़ाई है वो नलदुर्ग फोर्ट किले के पास लड़ी गई थी, जो कि आपके शोलापुर के पास है महाराष्ट्र में। तो वहां पर लड़ी गई थी। तो इंडियन फोर्सेस जो है हैदराबाद के फोर्सेस को, जो आर्मी है, उसको शिकस्त दे दी थी। उसके बाद वो लोग नलदुर्ग फोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिए थे। और 14 सितंबर के दिन क्या होता कि इंडियन आर्मी हैदराबाद में अहमदनगर से होते हुए गुजरती, यानी सेंट्रल इंडिया, अहमदनगर सेंट्रल इंडिया में है, वहां से होते हुए हैदराबाद में दाखिल हो जाती और साउथ में जो है मैसूर से दाखिल हो जाती। और 15 सितंबर को क्या होता कि निजाम के फोर्सेस जो है लातूर की तरफ, औरंगाबाद की तरफ, शोलापुर की तरफ चले जाते, लेकिन इसी दौरान इंडियन आर्मी वाले उन लोगों को पकड़ लेते। और 16 सितंबर के दिन क्या होता कि इंडियन आर्मी जहीराबाद, हिंगोली जो कि महाराष्ट्र में है, रायचूर कर्नाटक में है, परभनी महाराष्ट्र में है, कोप्पल कर्नाटक में है और मुनीराबाद, ये सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले ली थी। और 18 सितंबर को जो हैदराबाद की आर्मी है, जो चीफ ऑफ आर्मी है हैदराबाद स्टेट के, जो कि सैयद अहमद अल इदरूस, उन्होंने जो है अपने आप को इंडियन आर्मी के मेजर जनरल चौधरी को सरेंडर कर दिए थे, अपने आप को जो है मेजर जनरल चौधरी के सामने सरेंडर कर दिए थे। तो क्विज का पहला क्वेश्चन यह है कि मुक्ति दिवस कौन मनाते? ठीक है, 17 सितंबर को कौन मनाते? हैदराबाद के लोग मनाते, तेलंगाना के लोग मनाते, महाराष्ट्र कर्नाटक के लोग मनाते? तो इसका जवाब यह है कि महाराष्ट्र में 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के तौर पे मनाया जाता। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन, ये दिन जो है 17 सितंबर को हर साल मनाते। क्योंकि ये क्यों मनाते? मराठवाड़ा इंटीग्रेशन विथ इंडिया के महाराष्ट्र के इलाके जो है इंडिया में इंटीग्रेट हुए थे। कब? जब इंडियन आर्मी ऑपरेशन पोलो के जरिए जो है उसमें कार्रवाई करी थी, तो उसके बाद जो है बाज़ाब्ता महाराष्ट्र के इलाके इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट हुए थे। तो उस मुनासिबत से ये लोग क्या करते? मुक्ति दिवस या मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के तौर पे ये लोग मनाते। पुलिस एक्शन के बाद हैदराबाद स्टेट को चलाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? इनमें से किसको दी गई थी? निजाम को दी गई, मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी को दी गई, या के.एम. मुंशी को दी गई, या मेजर रुद्रा को दी गई? किसको दी गई? तो इसका जवाब यह है मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी के साथ हैदराबाद स्टेट में जो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का आगाज होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिलिट्री रूल जो है कितने महीनों तक हैदराबाद में रहता? 16 महीने, 14 महीने, 13 महीने, 12 महीने? तो इसका जवाब है 14 महीनों तक रहता। सितंबर 1948 में पुलिस एक्शन होता और उसके बाद से दिसंबर 1949 तक जो है ये मिलिट्री रूल चलते रहता, टोटल 14 महीनों तक। ठीक है, ये कब खत्म होता? दिसंबर 1949 में खत्म हो जाता। तो उसके बाद क्या होता कि एक ये बात कही जाती कि जो मिलिट्री रूल के दौरान कम्युनिस्ट और मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा अटैक्स होते, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी अपॉइंट होती। उसका काम यह है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे कि कम्युनिस्ट और मुसलमानों पर आर्मी रूल के दौरान अटैक्स हुए थे। ये 4 ऑप्शन में कौन सी कमेटी है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी इन्वेस्टिगेशन करने की? सुंदरलाल कमेटी, जयंत चौधरी कमेटी, पीएस सुंदरलाल कमेटी, या फारूक सियर कमेटी? तो इसका जवाब यह है सुंदरलाल कमेटी को कायम किया गया था इस मामले में। तो पंडित सुंदरलाल कमेटी के मेंबर्स कौन हैं? काजी अब्दुल गफ्फार, मौलाना अब्दुल मिस्त्री, या इन दोनों? ये दोनों? तो इसका जवाब है ए एंड बी, यानी काजी अब्दुल गफ्फार और मौलाना अब्दुल मिस्त्री, ये दोनों जो है इसके मेंबर्स हैं। जैसा यहाँ पे चेयरमैन जो है पंडित सुंदरलाल है और इसके मेंबर्स काजी अब्दुल गफ्फार, मौलाना अब्दुल मिस्त्री, और इसके सेक्रेटरी भी है एक फारूक सियर नाम है उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इस कमेटी के रिपोर्ट के साथ ही मेजर जयंतनाथ चौधरी को जो है
उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाता 31 दिसंबर 1949 को। तो उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कायम होता, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाता। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन तीनों में से किसको अपॉइंट किया जाता? वी के वेल्लोड़ी, एम के वेल्लोड़ी या वी के सुरेश? तो इसका जवाब है एम के वेल्लोड़ी। तो एम के वेल्लोड़ी कौन है? इन्हों ICS ऑफिसर हैं, उनका ताल्लुक केरला से है। अब 7th क्वेश्चन ये है कि किस तारीख को सिविल गवर्नमेंट फॉर्म होती? एम के वेल्लोड़ी की क़यादत में किस तारीख को फॉर्म करते? नवंबर 26, जनवरी 12, जनवरी 20, जनवरी 26, 1950। तो इसका जवाब है जनवरी 26, 1950 के दिन हैदराबाद में सिविल गवर्नमेंट कायम होती। 8वां क्वेश्चन ये है कि उसके बाद हैदराबाद के राज प्रमुख का ओहदा, ये एक नॉमिनल ओहदा है, जैसा आजकल जैसा गवर्नर का ओहदा रहता, तो ये गवर्नर के वैसा नहीं है, बल्कि एक हेड ऑफ स्टेट के वैसा एक बिल्कुल सेरेमोनियल एक ओहदा है, बस बराए नाम ओहदा है। इसको कोई, इस ओहदे को कोई ज़्यादा कोई इख्तियारात नहीं रहते, बट एक ओहदा है, जैसा निज़ाम की अजमत व शान को बहाल रखने के लिए ये ओहदा दिया गया था, राज प्रमुख का ओहदा। तो ये किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी, मीर लायक अली खान, मीर उस्मान अली खान, जयन चौधरी। तो इसका जवाब यह है मीर उस्मान अली खान को राज प्रमुख का ओहदा दिया गया था। यानी 9th क्वेश्चन यह है कि हैदराबाद में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? 52, 53, 51, 52। तो इसका जवाब यह है 52 में जो है 1952 में जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे। और उस वक्त जो है कितने असेंबली और पार्लियामेंट के सीट्स थे? 10वां क्वेश्चन है। तो जब हैदराबाद स्टेट में जनरल इलेक्शंस हुए थे तो असेंबली के कितने सीट थे, पार्लियामेंट के कितने? 175, 130 पार्लियामेंट के, 175 असेंबली के, 175, 170, 175। कहीं 15 है पार्लियामेंट के, कहीं 25 है, कहीं 25 है। तो इसका जवाब यह है जब हैदराबाद स्टेट में जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त असेंबली के 175 स्टेट सीट्स थे और 25 जो है पार्लियामेंट के सीट्स थे, यानी लोकसभा के सीट्स थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तो आपको मालूम होना चाहिए, जब जो हैदराबाद था तो वो जो है आपको मराठा का एरिया भी था और आपके कर्नाटक के 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे, महाराष्ट्र के 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो ये सब मिला के जो है आपको जो है पूरा हैदराबाद स्टेट था, जिसमें मराठे के भी इलाके थे, कर्नाटक कन्नड़ के भी इलाके थे और आपको हैदराबाद तेलंगाना के भी इलाके थे जहां तेलुगु जबान बोली जाती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में जीती थी, बट उनको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है महाराष्ट्र और कन्नड़ इलाके में आए। लेकिन इन पार्टियों में किस पार्टी को जो है तेलंगाना में सबसे ज्यादा सीट्स हासिल हुए। तो और एक बात यह है कि उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी थी, तो वो लोग जो है एक दूसरी पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़े थे। तो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पीपल पार्टी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी या पीपल पार्टी या पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट? तो इसका जवाब यह है कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा सीट्स जिस पार्टी को मिले वो पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये पार्टी को ज्यादा सीट्स मिले। बट कांग्रेस को चूंकि मराठा और जो है कन्नड़ के इलाकों में ज्यादा सीट्स मिले और थोड़े सीट्स जो है तेलंगाना के इलाके में मिले, इसलिए मेजॉरिटी 175 में मेजॉरिटी सीट्स उनको आने की वजह से वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करे थे। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में कामयाब हुई थी 1952 में। तो चीफ मिनिस्टर कौन बने थे हैदराबाद स्टेट के? बुरुगुला रामकृष्ण राव, सीएम त्रिवेदी, एम के वेल्लोड़ी या रामकृष्ण? तो इसका जवाब ये है बुरुगुला रामकृष्ण राव इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद स्टेट। अब हमारे क्विज का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपोजिशन लीडर कौन थे असेंबली में? तो पंपन गौड़ और काशीनाथ राव गौड़ या काशीनाथ राव वैद्या या वीडी देशपांडे? तो इसका जवाब ये है वीडी देशपांडे जो है अपोजिशन लीडर थे और इनका ताल्लुक इसी पार्टी से है, पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट इस पार्टी से है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लगने की वजह से इस पार्टी के बैनर के अंडर में वो लोग इलेक्शन लड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से तेलंगाना मूवमेंट पे हमारे क्विज जो है टोटल आपको जो है 1952 तक, जब जनरल इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी कांग्रेस पार्टी की, वहां तक हम लोग कवर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।